नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक रीसाइक्लिंग कंपनी की, और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल का अनुरोध आप में से हमारे कई मित्रों ने किया है। तो इस कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और देखिए, ये एक एशिया की सबसे बड़ी टायर रिसाइकलिंग कंपनी है। तो आज बहुत ही सरल शब्दों में ये समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं, और क्या इसका फ़िलहाल जो भाव है वो एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे है या नहीं। तो शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, इस कंपनी की जो स्थापना है, या ये कहें इस ग्रुप की स्थापना है, वो 1977 में हुई, और भूपिंदर कुमार सेखरी साहब ने इस कंपनी की स्थापना की, जो अब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। और शुरू में ये जो कंपनी है, ये रबर सोल, जूतों का जो सोल होता है, तो रबर का वो सोल बनाती थी। और 1982 में इन्होंने रबर की हल्की चप्पलें इंट्रोड्यूस की, और उन चप्पलों का नाम टिन्ना था। 1987 में इन्होंने लेदर फुटवियर यानी चमड़े के जूते बनाने के कारोबार में कदम रखा। 1995 में इस कंपनी की BSE में लिस्टिंग हुई। तो आप कृपया ये ध्यान रखें, ये कंपनी अभी तक यानी इस साल के शुरू तक ये केवल BSE लिस्टेड थी, और अप्रैल 2025 में ये NSE में भी लिस्टेड हुई। 2001 में इन्होंने छोटे छोटे कदम रखते हुए टायर रिसाइकलिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया, और 2013 में इन्होंने टायर रिसाइकलिंग का मुंबई और पानीपत में प्लांट लगाया। अब एग्जैक्टली जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी जो ELT होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। तो अब आप पूछेंगे ये ELT क्या होता है। देखिए, ELT का मतलब है एंड ऑफ लाइफ टायर्स, यानी ऐसे टायर्स जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। अब ये टायर्स की बात करें तो ये कौन से टायर्स होते हैं। तो पहली बात आप ये समझ लें, पहले तरह के जो टायर हैं वो हैं बस और ट्रक के रेडियल टायर, और जो दूसरे तरह के टायर्स ये रिसाइकिल करते हैं वो हैं पैसेंजर कार्स के रेडियल टायर्स। और इसके अलावा भी कई अन्य तरह के जो टायर्स हैं ना, वो ये रिसाइकिल करते हैं। तो ये रेडियल टायर्स ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, या ये कमर्शियल व्हीकल्स जो बस और ट्रक जैसे हैं इन्हीं के टायर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये जो टायर्स होते हैं ना, इनमें इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और इस क्वालिटी के कारण इनमें जो कंटेंट होता है वो, क्योंकि ये जो पैसेंजर, चाहे बस हो जो पैसेंजर ले जाती है, या ट्रक्स हों जो माल ले जाता है, वो हैवी ड्यूटी या बहुत वज़नदार चीज़ें लेकर जाते हैं। तो इस तरह के जो टायर्स में जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए ये टायर्स रिसाइकलिंग के काम आते हैं। तो अब ये समझते हैं ये एंड ऑफ लाइफ टायर क्या होता है। एंड ऑफ लाइफ टायर का मतलब ये वो टायर जिसको रिपेयर करना या रिट्रीडिंग करना संभव नहीं है, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका तरीका है कि इसको फेंक दिया जाए। तो ये रिट्रीडिंग वैसे तो आप लोगों में से अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि रिट्रीडिंग का मतलब, टायर के रिट्रीडिंग में जब वो टायर गंजा हो जाता है तो उसके ऊपर रबर का माल चढ़ा के उसके ऊपर खांचे, ग्रूव जैसे टायर में कट लगे रहते हैं ना, ताकि उसकी ग्रिप रोड पर अच्छी रहे, तो ऐसे खांचे काटना, इसको रिट्रीडिंग बोलते हैं। तो एक टायर की जनरली उसके टोटल लाइफ में 2 या 3 बार रिट्रीडिंग हो जाती है, क्योंकि रिट्रीडेड जो टायर होता है वो नए टायर से सस्ता पड़ता है। यानी रिट्रीडिंग अगर करा लो तो वो टायर सस्ता पड़ता है, और अगर उसकी कंडीशन उसको अच्छे से मेंटेन किया है तो ये 2 या 3 बार के रिट्रीडिंग जो है ना, वो 5 या 6 बार भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर टायर ना रिट्रीड करने लायक रह जाए, ना उसको रिपेयर करने लायक रह जाए, तो ऐसा टायर उसको एंड ऑफ लाइफ टायर बोलते हैं। तो ऐसे टायर्स को ये इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उनकी रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग में अपने प्लांट में ये टायर ले जाके उसको काट देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं टायर क्रम्स। जैसे अपन ब्रेड होती है, तो ब्रेड को अगर आप थोड़ी सी भी वो ड्राई हो गई हो,
ठीक है। तो उसको अगर आप यूं मसलेंगे तो आपको क्रम्स, उसके टुकड़े मिलते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, तो उसको क्रम्स बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या है, जब टायर्स को थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े पीसेस में काट दिया जाता है तो उनको टायर क्रम्स बोलते हैं। इन टायर क्रम्स को और पीस दिया जाए, और बारीक कर दिया जाए, तो उसको माइक्रोनाइज्ड रबर बोलते हैं। अब इसको जब और ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा इसको पीसा जाएगा उतनी ग्रेड का आप उसका मटेरियल बना सकते हैं। तो अलग अलग ग्रेडिंग का, मतलब मोटाई के हिसाब से, कितना मोटा दाना है उसका, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बनते जाते हैं और उनके अलग अलग उपयोग होते हैं। फिर क्या है कि जो टायर से एक तो रबर निकला, और रबर के अलावा उसमें एक वायर भी निकलता है जिसको बीड वायर कहते हैं। तो ये जो बीड वायर है, अगर आपने हमारा राजरतन ग्लोबल वायर का वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था कि बीड वायर का फंक्शन क्या होता है। तो राजरतन ग्लोबल वायर जो बीड वायर बनाता है, तो रिसाइकिल के बाद वो बीड वायर बाहर निकल जाता है और उसका एक स्पेशल मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। तो वो अच्छी स्ट्रेंथ वाला, अच्छी ताकत वाला प्रोडक्ट होता है। तो उसके दो यूजेस होते हैं। एक यूज़ तो ये क्या करते हैं कि उसको कोई फाउंड्री वालों को बेच देते हैं। तो फाउंड्री वाला कौन हुआ, जो लोहे को गलाकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो नया जब आप गलाने वालों को दे दो, और गलाने वाले जो होते हैं उसको गला के तो शीट बना देंगे, या कोई और उसका प्रोडक्ट बना देंगे, या बीड वायर ही वापस बना देंगे। एक तरीका तो ये, तो एक प्रोडक्ट तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो बीड वायर होता है ये हार्ड होता है, तो इसको क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो ये जो काम आता है, ये इंडस्ट्री में ब्लास्टिंग के काम आता है। अब जान लेते हैं कि ये जो रबर बनता है तो उसका कहाँ इस्तेमाल होता है। तो देखिए, एक चीज़ तो ये कि जो रबर क्रम्स जो हैं ये रोड में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोनाइज्ड रबर है वो भी बिटुमेन के साथ, बिटुमेन मतलब वो जो डामर होती है, कोलतार जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ मिला के रोड के ऊपर बिछा दिया जाता है। तो रोड की जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना, वो उससे बेटर हो जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की जो टर्फ है ना, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह में जो होता है, वो जिम में जो टाइल्स होती हैं वो रबर के पाइप्स हुए, ऑटोमोबाइल के जो रबर पार्ट्स हुए वो, कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है, जिनके थ्रू जैसे एयरपोर्ट्स पे जो आपका सामान आता है, जब आप वापस आते हैं यात्रा करके, तो कन्वेयर बेल्ट पे आपका सामान आता है, तो वो जो कन्वेयर बेल्ट होती है, वो कन्वेयर बेल्ट भी, रबर की कन्वेयर बेल्ट भी, ये जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट होता है उससे बनती है। अब ये बात करते हैं कि इनके कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट हैं। तो देखिए, इनके बेसिकली 4 बिजनेस सेगमेंट हैं। उसमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा इंडस्ट्रियल है, तीसरा स्टील है, और चौथा कंज्यूमर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा सेक्टर हुआ, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो इनसे माल खरीदते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वो तो उनसे, वहाँ से इनका रेवेन्यू जो है 48% आता है। इंडस्ट्रियल रेवेन्यू जो है वो वहाँ से इनका 22% आता है। इंडस्ट्रियल में क्या चीज़ आया, इसमें नए टायर भी, इस रिसाइकल्ड टायर से नए टायर भी बनाते हैं, तो एक वो सेगमेंट हुआ। फिर कन्वेयर बेल्ट्स टाइप की चीज़ें हुई। इसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ से भी इनका रेवेन्यू आता है। अब ये क्या चीज़ होती है ये मैं अभी आपको बताऊँगा। स्टील के जो वायर्स और एब्रेसिव जो मैंने ब्लास्टिंग वाला बताया आपको, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू, उस सेक्टर से इनका रेवेन्यू 13% आता है। कंज्यूमर सेक्टर से इनका रेवेन्यू 7% आता है। इसमें रबर मैट्स हुआ, इसमें जिम्नास्टिक्स की मैट हुई, और ऑटोमोबाइल के रबर पार्ट्स हुए, और 10% जो इनका रेवेन्यू आता है वो और तरीके की चीज़ से आता है। अब बात करते हैं जो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, भारत सरकार ने 2022 में एक पॉलिसी निकाली, उसमें जो प्रोड्यूसर है यानी टायर बनाने वाले हैं उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आप ये सुनिश्चित करोगे कि जो टायर आप बना रहे हो ना, उसका सर्टेन परसेंटेज रिसाइकलिंग से प्राप्त हो, ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। उस पॉलिसी में एक बात और भी है कि भाई अगर आप ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्रेडिट्स आप नहीं खरीद सकते, मतलब उनको एक सर्टेन 50%, 60%, 20%
को एक सर्टेन क्वांटिटी में जो रिसाइकलिंग करना होता है वो अगर आप नहीं कर पाओ तो ऐसे आदमी से इस तरह के क्रेडिट्स आप खरीद लो, यानी किसी दूसरे ने जो रिसाइकिल किया ना उसको पैसे दे दो और उससे एक सर्टिफिकेट ले लो, तो वो ये माना जाएगा कि उस पैसे के बदले वो जो पैसा इस प्रोड्यूसर ने दिया किसको, रिसाइकलर को, तो ये मान लेती है सरकार कि भाई ये काम जो है इस प्रोड्यूसर ने ही किया है। अब बात करते हैं कि ये इतने सारे जो टायर हैं ये कहाँ से सोर्स करते हैं। तो देखिए करीब करीब 50% जो ये है ये इंपोर्ट करते हैं ये अपना रॉ मटेरियल, और 50% मतलब भारत से ये प्रोक्योर करते हैं। तो ये यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से प्रोक्योर करते हैं। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूं तो 5 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो भारत में है, 1 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओमान में है, और 5 भारत में जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें से 1 तमिलनाडु में है, 1 हरियाणा में है, 1 वेस्ट बंगाल में है और 2 महाराष्ट्र में है। तो अगर आप ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भारत में देखें तो हरियाणा के अलावा इनकी जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में जो फैसिलिटी है वो पोर्ट के पास है। पोर्ट के पास से इनका जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट आसान हो जाता है, और साथ ही में जो फिनिश गुड्स जो ये बनाते हैं, जो इनका प्रोडक्ट बनता है, चाहे स्टील स्क्रैप बने, चाहे एब्रेसिव बने, चाहे रबर बने, तो वहाँ से रबर क्रम्स बने, तो वहाँ से उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी आसान हो जाता है। इसके अलावा जो इनके ये जो प्लांट्स हैं ये सारे ही जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उसके आसपास है, ताकि ये टायर्स के रॉ मटेरियल की जो सोर्सिंग है ना ये इनकी आसान हो जाए। अब जो एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 6 से 7% इनका रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, और ये एक्सपोर्ट करते हैं थाईलैंड को, टर्की को, श्रीलंका को, साउथ अफ्रीका को, ब्राज़ील को और ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी टायर रिसाइकलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो वो इस वर्ष बढ़कर 1,85,000 मीट्रिक टन हो गई है। अब केपेक्स की मैं बात करूं, यानी भविष्य की योजनाओं की मैं बात करूं, तो अगले 2 सालों में ये नए वेंचर्स में, नए प्लांट लगाने में 100 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में ये एक नया टायर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने वाले हैं जो अक्टूबर के बाद, इस साल अक्टूबर के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ पॉलीमर्स यानी नए नए प्रोडक्ट्स ये निकाल रहे हैं यहीं से इसके जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके। तो नए जो प्रोडक्ट इनके वैसे टोटल 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बनाते हैं, तो इन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड पॉलीमर जो हैं, ये पॉलीमर को आप ऐसे समझ लीजिए प्लास्टिक टाइप की चीज़ें, तो ये नए नए प्रोडक्ट भी अभी निकाल रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने स्पेशलाइज पॉलीमर भी लॉन्च किए हैं। अब मैं स्ट्रेंथ तो देखिए इनकी ये है कि ये 40-50 साल से बिजनेस में है, बड़ा एस्टेब्लिश्ड नाम है, बहुत बड़ी इनकी रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है। टायर की रिसाइकलिंग में एशिया में सबसे बड़े रिसाइकलर्स में से एक हैं। लेकिन वीकनेस की मैं बात करूं तो पहली चीज़ ये है कि अगर इनका जो देखिए कोई भी रिसाइकलिंग का जो बिज़नेस होता है वो डिपेंड करता है कि उस रिसाइकलिंग का जो रिसाइकल से तैयार हुआ जो प्रोडक्ट है ना उसके कंपैरिजन में जो नया प्रोडक्ट है, यानी जो फ्रेश प्रोडक्ट है, जो माइन से निकल के आए या प्लांट से निकल के, जैसे रबर जो है वो प्लांट से निकल के आता है, पेड़ों से निकलता है। तो अगर नेचुरल या सिंथेटिक रबर की कीमतें गिर जाती हैं तो रिसाइकलिंग वाली चीज़ों की डिमांड जो है ना वो कम हो जाती है और इनका मार्जिन हिट होता है। तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इनका ये है। फिर इसके बाद ये कि रोड और टायर मैन्युफैक्चरर्स से इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है वो 60% आता है। तो किसी भी कारण से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्लो डाउन होती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है या मैन्युफैक्चरिंग में जो कोई स्लो डाउन आता है, तो वहाँ जैसे नए टायर मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्लो डाउन आता है तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू हिट होने की संभावना रहती है। फिर क्या, जैसे मैंने बताया 50 से ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इनको जब एक्सपोर्ट करना होता है या ये माल कहीं बेचना होता है, तो चाहे डोमेस्टिकली बेचना हो तो इनको उस माल की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो इस कारण से ये वर्किंग कैपिटल हैवी ये कंपनी है। इसके अलावा
इन्होंने रिसेंटली 150 करोड़ का QIP किया है। और एक और ख़ास बात है, मार्च 2023 से मार्च 2025 के बीच में इनका जो डेट है वो बढ़कर डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये लगातार एक तो इक्विटी रेज़ कर रहे हैं, दूसरी बात ये लगातार डेट रेज़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप पैसा ही पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं। और जो शेयर होल्डर है वो ये देखता है कि जब डेट आपका डबल हो गया तो क्या कंपनी रिस्की हो गई है। तो इस कारण से वो अपने हाथ लगातार, जब ऐसी कंपनी जो लगातार अपना कर्जा रेज़ कर रही है तो उससे थोड़ा सा हाथ पीछे खींचता है। और यही कारण है कि पिछले काफ़ी समय से ये शेयर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। मार्केट कैप की बात करूं तो 1670 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 32% है, डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 76 रुपये का कर्जा है, जो एक रिसाइकलिंग कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और PE 34 का है। अब ये PE भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह के मीट्रिसेस देखते हुए, जब इसकी ये लगातार इक्विटी भी रेज़ कर रही है और लगातार ये डेट भी रेज़ कर रही है। अब 3 साल की सेल इनकी 30% बढ़ी है, बहुत ही अच्छी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 43% बढ़ा है, वो भी बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर के पास 68% है, FII के पास 1% है, DII के पास 6% है और पब्लिक के पास 26% है। तो ऑल इन ऑल बोलूँ तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। क्योंकि जो रिसाइकलिंग है वो न केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है बल्कि वर्ल्ड वाइड रिसाइकलिंग एक उभरता हुआ ट्रेंड है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि इस कंपनी में कोई बिजनेस से रिलेटेड समस्या आएगी। लेकिन ये जो लगातार डेट और इक्विटी रेज कर रहे हैं, चाहे ये अपने एक्सपेंशन के लिए ही कर रहे हैं, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो शेयर होल्डर होता है वो इस डेट को कम होते देखना चाहता है और इक्विटी जो आपने उस कंपनी में लगाई या नए प्लांट और मशीनरी में आपने लगाई उससे रिटर्न जनरेट होता हुआ देखना चाहता है। और जब तक उसे बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं होती तब तक वो ऐसे शेयर से कंपैरेटिवली दूर रहना चाहता है। और यही कारण है इस शेयर में एक डाउन टर्न है। कंपनी में कोई फंडामेंटली, मतलब फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खराबी नज़र नहीं आती। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।